एजुकेशन के ऊपर पीएनडीटी एक्ट के ऊपर जानकारी सर प्लीज। हाँ जी सर्वप्रथम तो मैं सीडीपीओ मैडम का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनके परिवार ने जो इतना अच्छा स्वागत किया ऐसा मैंने कभी देखा नहीं क्योंकि लेक्चर तो बहुत दिए पर इस तरह का भव्य स्वागत हमने कभी देखा नहीं है। तो धन्यवाद मैडम और धन्यवाद सब कर्मचारीगण जितने भी लोग आए हैं। अच्छा, तो पीएनडीटी एक्ट के बारे में तो वैसे सबको हर साल ही बताते हैं, पता ही होगा। अब पीएनडीटी एक्ट का संशोधन होकर के अब पीसीपीएनडीटी एक्ट बन गया है। तो पीएनडीटी का मतलब होता है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। इसका एनेक्टमेंट जो है वो 20 सितंबर 1994 में हुई थी और फोर्स में ये आया, मतलब 1994 में ये एक्ट बना था और फोर्स में तब आता है जब वो बजट में छपता है। बजट में छपा था ये 1 जनवरी 1996 में। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीएनडीटी एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो 80 के दशक में सबसे पहले जो है एक मशीन का निर्माण भारत में, मतलब वो मशीन आई थी जिसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन, यूएसडी मशीन, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये मशीन के बहुत फायदे थे, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि इससे पहले एक्सरे ही हुआ करते थे। तो एक्सरे जो है वो उसकी जो किरणें हैं वो गर्भवती महिलाएं और उसके अंदर गर्भ में पल रहे शिशु के लिए अच्छी नहीं होती है। तो अल्ट्रासाउंड मशीन जो है तो उसका ये बहुत फ़ायदा था, क्योंकि ये जो मशीन जो डायग्नोसिस करती थी तो उसमें नॉन इन्वेसिव, यानी उसमें कोई काट पाट या कुछ इस तरह का, जैसे सुई लगाते हैं किसी टेस्ट के लिए, या इस तरह का कोई वो नहीं था। और दूसरा, इसमें कोई हार्मफुल रेज या किरणें नहीं निकलती। इसमें साउंड वेव्स यानी क्या बोलेंगे साउंड को, मैं ध्वनि की जो किरणें हैं उससे एक मॉनिटर के ऊपर तस्वीर छप जाती थी, जिससे हमें शरीर के अंदर या गर्भ के अंदर पल रहे शिशु के बारे में और माँ के हेल्थ के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, परंतु जैसे भारत में एक जिसको कहते हैं पुरुष प्रधान सोसाइटी है, तो इस मशीन का कि कुछ लोगों ने, कुछ क्या बहुत से लोगों ने इसको गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो गलत इस्तेमाल किस लिए आप बता सकते हैं? प्रमोशन कराने के लिए, लिंक जांच के लिए। तो वो इतना ड्रास्टिक स्तर पे इस मशीन का दुरुपयोग होने लगा कि इससे वो जो गर्भवती महिला है उसका अल्ट्रासाउंड करा के जो अंदर पल रहे शिशु जो है, जो गर्भ है, उसका लिंक पता कर जाता है, कौन से माह में पता लग जाता है। यूजुअली 12वें हफ्ते में, जो 12th वीक साइड बोलते हैं, या तो मर्डर ही होगी। लेकिन उसमें जो है गर्भ के अंदर, जिसको एमटीबी बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वो बहुत ज़्यादा स्तर पर शुरू हो गई, जिससे जो है जो सेक्स रेशो होता है ना वो स्क्यूड हो गया। स्क्यूड मतलब उसमें थोड़ा सा गिरावट आ गई। यानी आइडियली क्या होना चाहिए, जैसे 1000 अगर लड़के पैदा होते हैं तो 1000 लड़कियां पैदा होनी चाहिए। हम 1000 इसलिए बोलते हैं कि इसके साथ हम कंपेरिजन करते हैं, तो वो गिर करके 900, 800 और राजस्थान जैसे प्रदेशों में बहुत ही ज़्यादा स्क्यूड हो गया। मतलब 800 तक, मतलब प्रति 1000 मेल चाइल्ड के बदले 800 लड़कियां रहेगी। तो वो क्यों रहेगी? क्योंकि या तो उनका एमटीपी कर दिया जाता था। और राजस्थान जैसे ऐसे भी प्रथाएं थी कि लेडीज़ जो है, जब कोई बच्ची पैदा होती है तो उसको वो दूध के भगोने, बड़ा सा भगोने में उसमें उसको डुबा देती थी। तो ऐसा भी प्रथा वहाँ पर थी, क्योंकि वो सब कहते हैं कि भाई बच्चा मेल चाइल्ड होना चाहिए। इसके पीछे हमारी धारणाएं होती हैं कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए मतलब लड़का होना चाहिए।
है ना। और दूसरा ये है कि लड़कियां तो पराया धन है, ऐसी सोच पुरुषों में ही नहीं, हमारे परिवारों में लेडीज की भी होती है, तो पराया धन है इसलिए चले जाना है। फिर प्रॉपर्टीज की कंसोलिडेशन के लिए कि पुरुष के जो लड़का है उसके नाम प्रॉपर्टी हम करते हैं। पहले तो कानून भी कहता था कि लड़कियों को हक नहीं है प्रॉपर्टी के ऊपर, है कि नहीं। तो उसके बाद उसमें लैंड एक्ट में भी थोड़ा सा संशोधन हुआ कि बराबर, आज की डेट में तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको बराबर प्रॉपर्टी मिलती है कानूनन। पहले कानून भी ये कहता था, जो कानून भी ये कहता था कि लड़कियों को या गर्ल्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। तो यही कारण है। दूसरा फिर एक कुरीति है आप हमारी दहेज प्रथा, है ना। तो हिमाचल में तो इतना नहीं है, धीरे धीरे तो सब जगह ही है, लेकिन पंजाब, हरियाणा और कुछ स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार वगैरह, यहाँ पर दहेज बहुत मतलब ये ऐसी प्रथा थी कि पता होता था कि बेटी को विदा करना है तो साथ में बहुत सारा दहेज भी देना पड़ेगा। अपनी मर्जी से माँ बाप दे वो तो चलो ठीक होता है, लेकिन जहाँ पर डिमांड आ जाती है तो जो गरीब परिवार के सदस्य हैं हमारे, जो उनको लगता था कि अगर जैसे 2 बेटियां होगी तो अब 2 का हम दहेज कैसे देंगे, तो तीसरी भी अगर हो जाएगी तो वो सोचते थे कि लिंग निर्धारण करने से उसकी अबॉर्शन करा देते थे, ठीक है। तो इस कारण से फिर ये PNDT एक्ट जो है 1994 में इसको बनाना पड़ा। उसमें डॉक्टर्स, नर्सिंग होम्स और जो ये सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाते हैं वो लोग, उनके लिए सज़ा का और जुर्माने का प्रावधान किया गया। उसके बाद उसमें 2003 में संशोधन हुआ, फिर उसके इस एक्ट में, और उसके बाद 2011 में दोबारा संशोधन हो गया, ठीक है। तो 2 बार इसमें संशोधन किया गया और इस एक्ट का नाम बदल के, PNDT एक्ट का नाम बदल के प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। अब बोलेंगे प्री कंसेप्शन क्या है? कंसेप्शन का मतलब होता है गर्भधारण, ठीक है ना। तो प्री कंसेप्शन यानी गर्भधारण से भी पहले कोई टेक्निक, जो भी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है वो भी इसके जद में आ गई। वो अब आप सोचेंगे PC क्यों इसका PC ऐड हो गया ना, PC PNDT ऐड, तो PC का मतलब है प्री कंसेप्शन। अब समस्या शहरों में क्या है, शहरों में तो पहले तो होता था कि अब तो तरसते हैं कि लड़का हो या लड़की कुछ भी हो जाए, अब शहरों में ये स्थिति आ रही है। कंसेप्शन अभी तभी आप देखेंगे जगह जगह पे IVF सेंटर्स हैं, खुल रहे हैं, जैसे मशरूम उगते हैं ना बरसातों में, इस तरह से सब जगह ये अब तो बहुत नज़दीक। क्यों? क्योंकि आज की डेट में गर्भधारण भी एक समस्या बन गई। एक तो हमारा लाइफस्टाइल, हमारा पोषण, जैसे बहन बता रहे हैं उनको कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो नेचुरल आहार हमें खाना चाहिए वो हम नहीं खा रहे हैं, तो उससे कंसेप्शन में भी प्रॉब्लम आ रही है। यानी खासकर लड़कियों को बहुत एहतियात के साथ उनको पोषण अच्छा होना चाहिए बचपन से ही, ठीक है। क्योंकि आगे जा करके उनके PCOD, PCOS जैसी बीमारियां बहुत कॉमन है। हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं, बहुत कॉमन है। इसका कारण कुछ भी नहीं है, मेन कारण है जंक फूड खाना, आहार और विहार, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जंक फूड खाना। इस कारण से वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। जब शादी होकर के जाती हैं तो लड़कियां कंसीव नहीं कर पा रही। तो फिर ये PC का मतलब क्या है? प्री कंसेप्शन। अब IVF सेंटर्स में क्या होता है, आपके पास अब हम खुद ही भगवान बनने की चेष्टा करते हैं, साइंस इतनी आगे तरक्की हो गई है, तो हम सेक्स डिटर्मिनेशन कंसेप्शन से पहले IVF टेक्निक जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि जो लेडी है या जो स्त्री है, उसके गर्भ, उसके जो ओवरीज हैं, उसमें से हम एक एग निकाल लेते हैं और एक पेट्री डिश, कटोरी जैसी समझ लो शीशे की, उसमें डालते हैं और मेल का जो स्पर्म है वो लेकर के उस डिश में उसका जो है वो करते हैं। तो उसमें जैसे आपको सबको पता होगा ना कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए X और Y क्रोमोसोम्स जो होते हैं सेलुलर लेवल के, ये चीज़ें होती हैं, तो उससे वो निर्धारण होता है। तो हम मतलब एक लेबोरेटरी में सेक्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर
हम चाहेंगे तो उसमें केवल लड़के ही होंगे। तो इसलिए फिर ये पीसी भी उसमें डालना पड़ा कि पीसी टेक्निक्स भी हम जो प्री कंसेप्शनल टेक्निक्स भी हैं वो भी इस एक्ट के जरिए उसमें आई कि हम इस तरह से ना कर पाए कि केवल लड़के ही पैदा हो। आप समझ रहे हैं? एक तो नेचुरल तरीके से उसमें तो ठीक है कि तीसरे महीने से पहले आप अबॉर्शन करा देते थे, लेकिन अब ये हो गया कि आप जैसे आईवीएफ सेंटर में या इस तरह के सेंटर्स में जा रहे हैं तो उसमें भी डिटर्मिनेशन ना कर पाए, वो भी नेचुरल तरीके से हुए जिससे हम उसमें भी मतलब जिससे लिंग अनुपात बैलेंस में रहे। ठीक है, तो इसलिए अब उसका अब जो पीएनडीटी एक्ट का नाम बदल करके रख दिया गया है पीसी, यानी गर्भधारण से पहले भी कोई टेक्निक अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे का लिंग निर्धारण में, तो वो भी इसके जद में आ गए। तो अगर जैसे आईवीएफ सेंटर्स हैं या इस तरह के टेस्ट ट्यूब बेबीज पैदा हो रहे हैं वहाँ वो क्लिनिक्स भी इस पीएनडीटी एक्ट में आ गए। ठीक है, तो अच्छा ये तो हो गया पीएनडीटी। आपने देखा होगा जाते हैं तो वहाँ पर ये कंपल्सरी है कि वहाँ पर लिखा जाए कि यहाँ पर हमारे इस क्लिनिक में या इस नर्सिंग होम में गर्भ का निर्धारण नहीं होता। और ये एक कानून बना हुआ है, किसी भी हाथ से लिखिए कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उस समय माँ की जान को खतरा होता है, तो उस स्थिति में कानून आपको इजाज़त देता है कि आप अबॉर्शन करा सकते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे मैंने बताया कोजेनिटल डिजीज, जैसे किसी बच्चे का जैसे हार्ट ही डेवलप नहीं है, 57 दिन से आगे को हम क्या बोलेंगे, गर्भ बोलेंगे। एम्ब्रियो और ये फीटस, एम्ब्रियो का साइज बहुत छोटा होता है, मतलब जैसे हमारे जो ऋषि थे सुश्रुत जी ने तो 2,500 वर्ष पहले ही बता दिया था। उस टाइम तो माइक्रोस्कोप और ये सारी चीज़ें नहीं थी अल्ट्रासाउंड वगैरह, तब भी उन्होंने बता दिया था कि प्रथम मासे कललम मतलब एक मांस का लोथड़ा जैसा होता है, छोटा सा, इतना सा, ये जितना मटर का दाना होता है ना। राजमा का दाना, चलो राजमा हाँ आप पहले तो मटर के जितना ही होगा ना, तब बनेगा राजमा। तो सबसे पहले जो पहले मांस में तो इतना माइक्रोस्कोपी ही होता है, क्योंकि एक ही सेल होता है, उसका जाइगोट बनता है, फिर एक के दो बनते हैं, दो के, और सेल आप समझ सकते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे शरीर के, ठीक है ना। हमारे शरीर में सेल से निर्मित है, तो जो सेल है वो एक सुई की नोक में लाखों होते हैं, करोड़ों होते हैं, है ना। हाँ, तो माह का जब तक नहीं होता तब तक वो एक होता है, तब तक जो हम एमटीपी है प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन करने के लिए वो कानून इजाज़त देता है। ठीक है, जच्चा और बच्चा दोनों के लिए ये क्योंकि हार्मफुल हो सकता है, तो इसलिए वो उसके बाद अबॉर्शन नहीं करा सकते। लेकिन और भी स्थिति होती है, जैसे फॉर एग्जांपल समाज में कुछ कुरीतियाँ जैसे रेप वगैरह हो जाता है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसमें भी कानून कहता है कि आप इसको जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोजेनिटल ये हुए, माँ या जच्चा या बच्चा की जान के लिए खतरा है, तो और ऐसी स्थितियों में ये है। इसके अलावा कानून आपको साउंड मशीन है, वो इतनी छोटी मशीन होती है ना कि उसको गाड़ी में रख के कहीं भी गाँव में भी ले जा सकते हैं, तो उसके ऊपर भी बैन है। सबसे पहले तो वो रजिस्टर होनी चाहिए, और अगर इस तरह से पता लगता है समाज को, क्योंकि समाज का निर्माण हम लोग ही करेंगे, और खासकर जो स्त्रियां हैं वही एक अच्छे समाज का निर्माण ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो भागीदारी है ना समाज के प्रति वो ज़्यादा होता है। तो इनको सबसे पहले तो रजिस्टर होने चाहिए। उसके बाद जो डॉक्टर है कोई भी इस तरह के टेस्ट करता है तो उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अगर रिकॉर्ड नहीं रखता तब भी 3 वर्ष की सज़ा डॉक्टर को भी हो सकती है। अवेयरनेस होनी चाहिए खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां जो है ना, जैसे बैंक बैलेंस होता है ना, खासकर वो लड़कियों का बैंक बैलेंस जो है न्यूट्रिशन का, और वो उसके मतलब 10-12 साल से लेकर के जो टीनेज ईयर्स हैं
वहाँ पर वो बैलेंस जो बन जाता है, उम्र भर वही बैलेंस चलाना होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, लेडी जब वो 45 प्लस हो जाती है तो मेनोपॉज यानी उसके कपड़े बंद हो जाते हैं। उसके बाद से उसके जो बॉडी में हड्डियों में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। हड्डियाँ नाजुक बननी शुरू हो जाती हैं। इसको हम मेडिकल टर्म्स में बोले तो शुरुआत में ऑस्टियोपीनिया यानी उसमें कैल्शियम की कमी, और बाद में वो बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसका जो इरिवर्सिबल कहा जाता है कि इरिवर्सिबल है। एक बार ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए तो उसका फिर इलाज नहीं होता, ठीक है ना। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि आपके जो हड्डियां हैं उसमें कैल्शियम इतनी कम हो जाती है कि आपको जरा सी ठोकर लगती है तब भी वो फ्रैक्चर हो जाती है, इतनी कमजोर हड्डियां हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस तो हड्डियों की कमजोरी है। और लेडीज में मतलब आप ये समझो कि मतलब 50 साल से ऊपर, पहले तो वैसे 60 साल से ऊपर होता था, 60 साल से ऊपर जो है 5 में से 1 या 2 लेडीज को ये बीमारी होती है। क्यों? क्योंकि बचपन में जो है ना, मतलब आपके टीनेज ईयर्स जो ग्रोइंग ईयर्स है, उस समय आपकी बोन डेंसिटी जो है, मैंने जैसे बोला ना बैंक बैलेंस जो है उस टाइम जमा जो किया वो फिर आगे उम्र चलता है, ठीक है ना। आपने एफडी कर ली फिर मैच्योरिटी में उसको निकालेंगे ना, तो मैच्योरिटी में वो अगर आपकी एफडी 100 रुपए की है तो निकालेंगे क्या उसको? वो तो निकलनी है। आफ्टर 45-50 ईयर्स वो आपकी कैल्शियम जो है वो हड्डियों में से निकलेगी, ठीक है। तो आपने अगर 100 की एफडी की है तो फिर बीमारी बढ़ेगी। तो इससे बेटर है कि जो आपका टीनेज ईयर्स है उसमें लड़कियों को थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम स्टापू खेलते हैं, लड़कियों के लिए डिवाइस इसलिए किया है, लंगड़ी टांग में आप चल रहे हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, आपकी जो एक टांग की जो बोन डेंसिटी है वो मजबूत बनती है, उसमें कैल्शियम डिपॉजिट ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा मजबूत होगी तो मतलब जो आपका सनसेट ईयर्स है, यानी जब आप 50 साल से ऊपर हो जाते हैं, तो उसमें से अगर कैल्शियम निकल भी जाएगी तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मजबूत रहेगी। आपने देखा होगा कि जेंट्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती। जेंट्स जो है बूढ़े होते हैं 80 साल के, वो सीधे खड़े रहते हैं, लेकिन 80 साल की अगर लेडी आप देखेंगे तो उसकी कमर झुक गई होती है, वो ऐसे झुक के चलती है। वो क्यों? क्योंकि उसकी कैल्शियम निकल जाती है। तो ये जो छोटे छोटे बच्चियाँ हैं ना, इनके उसके लिए कि अब तो मोबाइल एक बहुत बीमारी है, घर से बाहर ही नहीं निकलते बच्चे। वैसे तो लड़का लड़की एक रस्सी कूदते हैं, तो उससे आपकी टांगों की और पूरे शरीर की एक्सरसाइज से ज़्यादा बोन डेंसिटी बनती है। बोन्स जो है, हड्डियाँ जो है, स्टापू खेल रहे हैं, दौड़ ही लगा रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है, खासकर लड़कियों के लिए, ठीक है ना। क्यों मैंने कानून बता दिया? क्योंकि मेनोपॉज के बाद कैल्शियम निकलना ही निकलना है, क्योंकि शरीर को कैल्शियम चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? अगर कहीं से नहीं मिलेगा तो हड्डियों से निकलेगा, ठीक है। और खासकर लेडीज, तो ये बच्चियों के साथ बहुत जरूरी है। एक्टिविटीज़ में उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, जिससे उनका बैंक बैलेंस जो टीनेज ईयर्स में इतना मजबूत बने कि आगे ओल्ड एज में उनको काम आए, प्रॉब्लम ना आए, जी। ठीक है।